Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of design of steel structure. In the previous lecture, we have discussed about the purlins. Okay, हमने purlins की डिज़ाइन देखी थी. purlins कहाँ पे लगा हुआ होता है वो देखा था. purlins जो होते हैं उसका ओरिएंटेशन कैसे होता है, purlins को कैसे लगाया जाता है, कैसे उसे फिक्स किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट के सेशन में देखी थी. ओके, इसमें हमने देखा था कि सी सेक्शन, आई सेक्शन और एल एंगल सेक्शन है जिसे आप यूज़ कर सकते हो एज अ पर्लिन. ओके, पर्लिन जो होता है वो प्रिंसिपल राफ्टर और आपका जो रूफिंग मटेरियल होता है उसके बीच में जो होता है. ओके, उसकी डेप्थ जो है वो L/16 होती है और मतलब उसकी जो डेप्थ होती है वो L/16 और उसकी जो विड्थ होती है वो L/45 होती है. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिटेल्स में देखी थी. ओके, तो आज के लेक्चर में हम वहीं से आगे जाने वाले हैं. हम डिज़ाइन स्टेप्स देखने वाले हैं कि डिज़ाइन स्टेप्स में पर्लिन्स में क्या होता है और उसके साथ साथ एक एग्जांपल भी देखने वाले हैं कि कैसे पर्लिन्स की डिज़ाइन होती है. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. डिज़ाइन ऑफ चैनल और आई सेक्शन पर्लिन्स. ओके, मतलब सी सेक्शन और आई सेक्शन जो है वो कैसे मतलब हमें डिज़ाइन करना है वो हम देखते हैं. डिज़ाइन स्टेप्स आर एज फॉलोज. The span of the purlin is taken as the center to center distance of adjacent trusses. तो ये पर्लिन का जो स्पान होता है वो मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है बिटवीन एडजेसेंट ट्रसेस, यानी दो आसपास के जो ट्रस होते हैं उनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसे हम पर्लिन का स्पान बुलाते हैं. ओके, द ग्रेविटी लोड्स P ड्यू टू सीटिंग, सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन एंड लाइव लोड एंड द लोड H ड्यू टू विंड लोड आर कंप्यूटेड. अब देखो जी, ये लोड P होता है, वो लोड क्या डाउनवर्ड लोड होता है. ओके, यानी कि उसमें आ जाता है शीटिंग यानी कि मटेरियल का लोड, सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन का खुद का वेट एंड सेकंड थिंग इज थर्ड थिंग इज दैट लाइव लोड ऑन पर्लिन्स. ओके, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से P बनता है और जो लोड H बनता है वो ड्यू टू विंड लोड जो है वो उसे कंप्यूट करते हैं. तो ये दो टाइप के लोड्स हम कंप्यूट करते हैं. ओके, ये आपको याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखनी है, P यानी कि लोड ऑफ मटेरियल, सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन और लाइव लोड and H is equal to wind load. The component of these loads in direction perpendicular and parallel to the settings are determined. ये सारे लोड्स है उसके दो कंपोनेंट पड़ते हैं, मतलब एक जो है वो पैरेलल टू द सीटिंग्स होता है और एक परपेंडिकुलर टू द सीटिंग होता है. अब ये सीटिंग यानी क्या, तो हम जो मटेरियल रख रहे हैं वो उसे हम सीटिंग बोलते हैं. ओके, दिस लोड्स आर मल्टीप्लाइड विद द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा F फॉर लोड्स. सी टेबल नंबर 4 ऑफ द कोड फॉर वेरियस लोड कॉम्बिनेशन. ओके, अब IS में अगर देखोगे IS 800 में जो हमारा स्टील का कोड है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि टेबल नंबर 4 में गामा F फॉर लोड्स आपको दिया होगा, यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू दी होगी. तो हम जितने भी लोड मतलब कैलकुलेट करते हैं उसे हम गामा F से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, द शियर फोर्सेज FZ एंड FY एंड बेंडिंग मूवमेंट्स MZ एंड MY आर डिटरमाइंड. ओके, MZ MY FZ FY ये सब हम डिटरमाइन करते हैं. अगर आपका पर्लिन जो है वो सिंपली सपोर्टेड पर्लिन है तो आपकी मूवमेंट होगी WL²/8 एंड अगर आपका जो कंटिन्यूस पर्लिन है तो मूवमेंट होगी WL²/10. ओके, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है. देखो, सबसे फर्स्ट स्पान की बात है तो उसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रसेस होता है, उसे हम स्पान बुलाते हैं. लोड्स में ग्रेविटी लोड्स P होता है और विंड लोड H होता है. ग्रेविटी लोड्स में ड्यू टू सीटिंग, सेल्फ वेट ऑफ पर्लिन एंड लाइव लोड इंक्लूड होता है और H लोड में विंड लोड इंक्लूड होता है. ओके, फिर कंपोनेंट्स ऑफ दिस लोड्स आर टेकन इन परपेंडिकुलर एंड पैरेलल डायरेक्शन टू द सीटिंग्स. ओके, दिस लोड्स आर मल्टीप्लाइड विथ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स गामा F फॉर लोड्स. वो जो मतलब हमें लोड मिलता है उसे हम गामा F यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाइड करते हैं. ओके, फिर उसके बाद हम शियर फोर्सेस FZ एंड FY, MZ एंड MY, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं. फॉर सिंपली सपोर्टेड पर्लिन M इज इक्वल टू WL²/8 एंड फॉर कंटिन्यूस पर्लिन M इज इक्वल टू WL²/10. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है फॉर डिज़ाइन स्टिपुलेशन. उसके बाद जो फोर्थ नंबर है वो है रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस. वो हमें फाइंड करना है ZPZ इज इक्वल टू MZ इंटू गामा MO अपॉन FY प्लस 2.5 D अपॉन BF मल्टीप्लाई बाय MY इंटू गामा MO अपॉन FY. ये सारी चीज़ें जो है वो आपको IS 800 में दी हुई है, इसलिए आपको कहीं भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. चेक फॉर सेक्शन क्लासिफिकेशन फॉर प्लास्टिक से. अब देखो, ये एक सेक्शन क्लासिफिकेशन का आपको IS 800 टेबल नंबर 2 पेज नंबर 18 पे दिया होगा क्राइटेरिया.
उसमें अगर प्लास्टिक सेक्शन है तो आपका B/TF जो होगा वो लेस देन 9.4 एप्सिलॉन होगा, एंड D/TW है वो लेस देन 42 एप्सिलॉन होगा। ओके, तो ये TF क्या है, तो TF जो है वो आपकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, एंड TW जो है वो आपकी थिकनेस ऑफ वेब है। अब देखो आई सेक्शन होगा तो उसकी फ्लैंज होगी, वेब होगा। कोई भी सेक्शन आप पकड़ लो, एंगल सेक्शन होगा तो उसकी भी वेब होगी, और जो मतलब फ्लैंज होगा वो दोनों चीज़ें होगी। तो आप ये दोनों चीज़ें उसमें से निकाल सकते हो, B/TF और D/TF TW आपके मतलब सेक्शन के बेस पे, सेक्शन की डिटेल के बेस पे। ओके, तो इतना करना है आपको। उसके बाद जो है वो आपको स्टेप नंबर 6 में चेक फॉर शेयर कैपेसिटी करना है। तो चेक फॉर शेयर कैपेसिटी वो है वो IS 800 क्लोज नंबर 8.4.1 पेज नंबर 59 पे दिया हुआ है हमें। ओके, तो देखो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली स्टेप्स के मतलब नंबर से याद रखने हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा स्टेप आ रहा है, किसके बाद कौन सा स्टेप आ रहा है, वही आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। फिर चेक फॉर शेयर कैपेसिटी, द सेक्शन इज चेक फॉर शेयर कैपेसिटी फॉर बोथ द Z एंड Y एक्सिस। ओके, Z और Y दोनों एक्सिस के लिए आपको शेयर कैपेसिटी जो है वो चेक करनी होती है। तो VDZ इज इक्वल टू AVZ इंटू FYW अपॉन √3 इंटू gamma MO, वेर AVZ इज इक्वल टू H इंटू TW। अगर ये हम फाइंड करते हैं और 0.6 VDZ इज लेस देन FZ आता है, देन द सेक्शन इज ओके इन शेयर। ओके, उसके बाद VDY भी ऐसे ही फाइंड करते हैं, यहाँ AVZ की जगह AVY आ जाएगा, यहाँ FY आ जाएगा, नीचे जैसा है वैसा रहेगा √3 इंटू गामा एमओ, वेर AVY इज इक्वल टू 2 इंटू BF इंटू TF। ओके, इतना डिफरेंस है यहाँ पे AVY और AVZ में। उसके बाद जो VDY आपका आता है वो लेस देन और इक्वल टू FY होना चाहिए, तो आपका सेक्शन दोनों साइड से ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ओके है। तो ऐसे हम चेक फॉर शेयर करते हैं। उसके बाद ये चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी आता है। तो चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी के लिए आपको IS 800 को क्लोज नंबर जो है वो 8.2.1.2 पेज नंबर 53 पे जाना पड़ेगा आपको। तो वहाँ आप जाओगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा MDZ का। तो MDZ का जो इक्वेशन है उसमें है बीटा बी ZPZ इंटू FY अपॉन गामा MO लेस और इक्वल टू 1.2 ZEZ इंटू FY अपॉन गामा MO। एंड MDY का इक्वेशन है, देखो सेम इक्वेशन है, बस खाली यहाँ Y लग जाएगा। ओके, बाकी सेम रहेगा, और यहाँ पे 1.2 की जगह 1.5 आ जाएगा, ZEZ की जगह ZEY आ जाएगा। ओके, इतना डिफरेंस है, आपको खाली एक ही इक्वेशन याद रखना है, दूसरा इक्वेशन अपने आप आ जाएगा। और अगर आप IS कोड पे से कर रहे हो तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये इक्वेशन। इन द वाई डायरेक्शन द सेफ फैक्टर ZP अपॉन ZE विल बी ग्रेटर देन 1.2, हैंस यूज फैक्टर 1.5 इन द वाई डायरेक्शन। देखो यहाँ पे रीज़न लिखा है कि DY पे आप यहाँ क्यों 1.5 ले रहे हो, तो जो ये सेफ फैक्टर होता है ZP अपॉन ZE का वो 1.2 से ग्रेटर होता है वाई डायरेक्शन में। ओके, इसीलिए हम यहाँ 1.5 वैल्यू ले रहे हैं उसके प्रेफिक्स में। ओके, तो ये आपको चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी के लिए ये इक्वेशन काम आएगा, और यही इक्वेशन का यूज़ करके आपको MDZ एंड MDY जो है वो फाइंड करना है। ओके, उसके बाद जो 8 नंबर का जो स्टेप है उसमें आपको चेक फॉर लोकल कैपेसिटी करना है। कि लोकल कैपेसिटी चेक कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। MZ अपॉन MDZ प्लस MY अपॉन MDY, अगर ये दोनों का मैं सबमिशन करूँ तो वो लेस और इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर लेस और इक्वल टू 1 आता है तो ओके है, अगर नहीं आता है तो ओके नहीं है। ओके, अगर ओके नहीं है तो आपको फिर से डिज़ाइन जो है बनानी पड़ेगी, और उसके हिसाब से आपको लाना पड़ेगा क्राइटेरिया के हिसाब से, तभी आपका चेक जो है वो सही रहेगा और आपका सेक्शन भी सही जाएगा। उसके बाद चेक फॉर डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन जो है वो पेज नंबर 31 टेबल नंबर 6 पे IS 800 पे से आपको मिल जाएगा। चेक फॉर डिफ्लेक्शन में आप क्या करते हैं, परमिसिबल डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन L/18 होता है, 180 होता है। तो इससे आप अगर फाइंड करोगे और वो एक्चुअल डिफ्लेक्शन से मतलब कम आता है तो ओके है, मतलब ठीक है। ओके, एक्चुअल डिफ्लेक्शन जो आता है वो आपका परमिसिबल से कम है तो ओके है, अगर परमिसिबल से कम नहीं आता है तो वो नॉट ओके होता है। ओके, इस हिसाब से आपको चेक फॉर डिफ्लेक्शन करना पड़ता है। तो ये जो है वो आपका डिज़ाइन स्टिपुलेशन है। अब ये डिज़ाइन स्टिपुलेशन के हिसाब से
मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आपको सबसे फर्स्ट में क्या करना है। आपको सबसे फर्स्ट में मतलब मोमेंट फाइंड करनी है। अगर सिंपली सपोर्टेड परलिन है तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, एंड अगर कंटिन्यूस परलिन है तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 10। उसके बाद प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस जेड पी जेड फाइंड करना है, उसका इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एज वेल एज कोड में भी दिया होगा। चेक फॉर सेक्शन क्लासिफिकेशन हमें करना है फॉर प्लास्टिक सेक्शन। अगर प्लास्टिक सेक्शन है तो बी अपॉन टी एफ इज लेस देन 9.4 एप्सिलॉन आएगा, और डी अपॉन टी डब्ल्यू जो है वो लेस देन 42 एप्सिलॉन आएगा। उसके बाद 6 स्टेप में आपको चेक फॉर शियर कैपेसिटी करना है। तो शियर कैपेसिटी का इक्वेशन जो है वो पेज नंबर 59 पे आपको ये दिया हुआ है, पूरी कंडीशन के साथ दिया हुआ है, इसलिए आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 7 स्टेप में आपको मोमेंट कैपेसिटी चेक करना है, एम डी जेड एम डी वाई। यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 1.5, इतना ही डिफरेंस है, और एक्स का मतलब जेड की जगह वाई आ जाएगा, उतना ही डिफरेंस है। उसके बाद 8 नंबर में स्टेप नंबर 8 में आपको चेक फॉर लोकल कैपेसिटी करना है, और उसके बाद चेक फॉर डिफ्लेक्शन करना है। ओके, तो इतना सब होने के बाद आपको मतलब पता चलता है कि आपका एंगल सेक्शन जो चूज़ किया हुआ है वो ठीक है परलिन्स के लिए या नहीं है। ओके, तो ये सारे जो है वो डिज़ाइन स्टेप है आपके परलिन्स के। ओके, तो अब हम परलिन्स के रिगार्डिंग एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में क्या होता है। ओके, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपका हम देखते हैं। डिज़ाइन एन एंगल सेक्शन फॉर पर्लिन हैविंग 3 मीटर स्पान, इट कैरीज डिज़ाइन लोड यानी कि वर्किंग लोड ऑफ 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर एंड सपोर्टेड ऑन 4 सपोर्ट्स। एंगल ऑफ रूफ ट्रस इज 26 डिग्री। ओके, आपको सबसे फर्स्ट पे क्या करना है कि एग्जाम्पल की जो मतलब आपको डिटेल्स दी गई है वो आपको 2-3 बार पढ़ना है। मैं सारे न्यूमेरिकल्स के चैप्टर में आपको मतलब बताता हूँ, पहले भी मतलब दूसरे सेमेस्टर्स में भी बताता हूँ कि आपके पास अगर जितनी भी डिटेल है वो आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा कि एग्जाम्पल में आपको क्या फाइंड करना है, एग्जाम्पल किस चैप्टर का है, और एग्जाम्पल में आप कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करने वाले हो। ओके, तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पे डिटेल दी गई है कि डिज़ाइन एन एंगल सेक्शन फॉर पर्लिन हैविंग 3 मीटर स्पान। एक पर्लिन जो है उसका 3 मीटर का स्पान दिया हुआ है, उसके लिए हमें एक जो है वो एंगल सेक्शन डिज़ाइन करना है। हमारे पास पर्लिन का स्पान दिया गया है 3 मीटर। इट कैरीज अ डिज़ाइन लोड यानी कि वर्किंग लोड ऑफ 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। देखो उसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन लोड आता है वर्किंग 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर का, एंड सपोर्टेड ऑन 4 सपोर्ट्स, और वो 4 सपोर्ट्स पे मतलब सपोर्ट किया हुआ होता है। एंड एंगल ऑफ रूफ ट्रस इज 26 डिग्री, और एंगल ऑफ रूफ ट्रस जो होता है वो 26 डिग्री का होता है। ओके, इतनी चीज़ें हमें दी गई है, और एक एडिशनली ये दिया गया है कि टेक एफ वाई इज इक्वल टू 250 मेगा पास्कल। अगर ये एफ वाई नहीं दिया होता है तो भी हम 250 ही लेते हैं, 250 मेगा पास्कल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट तो देखो आपका जो मतलब पर्लिन है वो देखो सपोर्टेड ऑन 4 सपोर्ट्स है। ओके, यानी ये कैसा बीम हुआ, कंटिन्यूस बीम हुआ। ओके, इतना आपको स्ट्राइक होना चाहिए। अगर 2 सपोर्ट्स होते हैं तो उसे हम सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं, अगर 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स है तो हम उसे कंटिन्यूस सपोर्ट बोलते हैं। तो कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए मूवमेंट एम जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 10 आपने डिज़ाइन स्टिपुलेशन में देखा वैसे ही। ओके, तो यहाँ पे मेरा W जो है वो 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 2.5 और जो स्पान है 3 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 10। अगर इसका आप जो कैलकुलेशन में मतलब कैलसी में परफॉर्म करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि 2.25 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm। किलो न्यूटन को न्यूटन में और मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, यानी कि 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, उसके बाद रिक्वायर्ड ई जेड फाइंड की हमने, तो रिक्वायर्ड ई जेड इज इक्वल टू एम जेड अपॉन एफ वाई। अब हमारी सेक्शन इसे हम इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस बुलाते हैं, तो एम जेड है वो हमारा 2.25 इंटू 10⁶ है, एंड एफ वाई 250। ये दोनों का रेशियो हम करेंगे तो रिक्वायर्ड जेड ई जेड आ जाएगा 9000 mm³, और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हो गया सेंटीमीटर⁵। ओके, तो रिक्वायर्ड जेड ई जेड इज इक्वल टू 9 cm³। ओके, उसके बाद जो है वो मिनिमम डेप्थ ऑफ पर्लिन हमें फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि डेप्थ जो है वो हम L/45 कंसिडर करते हैं, तो L हमारा है 3 मीटर यानी कि 3000 mm, तो 3000 mm अपॉन 45 इज इक्वल टू 66.67 mm, एंड मिनिमम विड्थ ऑफ पर्लिन यानी कि B विच इज इक्वल टू L/60 विच इज इक्वल टू 3000/60।
विच मीन्स 50 mm। ओके, तो अब आपके पास मिनिमम डेप्थ ऑफ पर्लिन है 66.67 एंड मिनिमम विड्थ ऑफ पर्लिन रिक्वायर्ड है 50 mm। ओके, उसके बाद जो है वो आपको फाइंड करना है आई जेड जेड, यानी कि जो हम आई फाइंड करते हैं वो फाइंड करेंगे। परमिसिबल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू L/18। ओके, ये हमें पता है। तो L जो है वो मेरा 3 मीटर है। अगर 3 मीटर को मैं कन्वर्ट करूँगा mm में तो 3000 mm हो जाएगा। 3000/180 यानी 16.67 mm। और ये मैंने डिटेल्स जो लिए IS 800 टेबल नंबर 6 पेज नंबर 35 पे से लिए। ओके, आपको हर एक स्टेप के मतलब सामने ऐसे आपको लिखना है। ओके, IS कोड, टेबल नंबर और पेज नंबर लिखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मार्किंग्स है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि जिसने भी मतलब ऐसे कोड लिखे हुए हैं उसने खुद से एग्जाम्पल गिने हुए होंगे, ऐसा कंसिडर होता है एग्जामिनर को, इसलिए। ओके, इसलिए कोड जो है उसके नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम्पल में, ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना। उसके बाद जो है वो एक्चुअल डिफ्लेक्शन हम फाइंड करेंगे। तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन जो है उसका इक्वेशन है 5/384 इंटू WL/4 E इंटू IZ। ओके, अब मेरे पास जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है वो 16.67 है ऑलरेडी मुझे गिवन, मतलब जो मैंने आगे फाइंड किया था वही है 16.67। 5/384 कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय W। अब W जो है वो 2.5 मेरे को ऑलरेडी दिया गया है, वर्किंग लोड ही दिया गया है। ओके, और L जो है वो 3 मीटर यानी 3000 का /4 और E की वैल्यू है 2 × 10⁵ एंड IZ वैसे का वैसा। तो इस पे से IZ मेरा निकल आएगा, मैं सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो 790.85 × 10⁻³ मिनिमम /4। ओके, तो ये जो है वो आपका रिक्वायर्ड IZ है। ओके, और अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1000 नहीं 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगा 79.84। ओके, तो ये आपका IZ हो गया 79.08 जितना, और यूनिट जो होगा वो आपका cm/4 होगा। नाउ सिलेक्ट अनइक्वल एंगल सेक्शन। अब देखो हमारे पास देखो D आ गया है, B आ गया है, IZ आ गया है और ZEZ आ गया है, यानी कि हमारे पास 4 डिटेल आ चुकी हैं। तो ये 4 डिटेल्स आने के बावजूद एक और मतलब हार्ड वर्क है, वो है आपको एंगल सेक्शन चूज़ करना। ओके, तो एंगल सेक्शन आप कैसे चूज़ करोगे? तो आपके पास D है तो D इज़ ग्रेटर देन 66.67 mm हो, ऐसा आपको एंगल सेक्शन पसंद करना है। साथ में उसकी विड्थ 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ ही में IZ जो है वो आपका 79.08 से ज़्यादा होना चाहिए, और ZEZ की वैल्यू 9 cm³ से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो ये सारे वैल्यूज़ जो है वो रेफरेंस के तौर पे है कि हम IS टेबल में अगर हम जो एंगल सेक्शन ढूंढेंगे मतलब फाइंड करेंगे, तो हमें कौन से क्राइटेरिया ध्यान में रख के ये जो है वो फाइंड करना है। ओके, तो इसके बेस पे हमने ट्रायल में पहले अनइक्वल सेक्शन लेना था, यानी 90 × 60 × 8 लिया, क्योंकि देखो ये जो मतलब जो 66 है वो 90 से कम है, यानी कि 90 ज़्यादा है, 50 से ये 60 ज़्यादा है। ओके, तो इसलिए हमने ये सेक्शन पसंद किया। अब ये सेक्शन के लिए IZ आपको दिया हुआ होगा वहीं 91.5 cm/4 which is greater than 79.08 and ZEZ is equal to 15.1 cm³ which is greater than 9 cm³। ओके, तो हमने जो मतलब क्राइटेरिया वाइज चूज़ किया है वो ओके है। ओके, फिर उसके बाद एक्चुअल डिफ्लेक्शन हमें अब इस केस का फाइंड करना पड़ेगा कि ये केस पे क्या होता है। तो 5/384 WL/4 या W जो है उसकी वैल्यू 2.5 आएगी, 2 × 10⁵ 91.5। 91.5 जो है ये यहाँ के केस की IZ है, और इंटू 10⁻⁴। ओके, तो इतना करोगे तो आपको मिल जाएगा 14.40 विच इज़ लेस देन 16.67 mm। अब देखो ये 67.67 क्या है, जो हमने आगे जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो फिक्स किया था वो है। ओके, तो हमारा जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन है वो था आपका
16.67 एंड जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन ऑन साइड पे है वो है 14.40, यानी आपका एक्चुअल डिफ्लेक्शन इज लेस देन द टेस्टेड और द परमिसिबल डिफ्लेक्शन। ओके, परमिसिबल डिफ्लेक्शन से आपका जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है वो कम आ रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये चेक जो है वो ओके है। ओके, फिर उसके बाद हमें ये फिगर बना देनी है जिसमें ये क्रॉस में प्रिंसिपल राफ्टर बनाना है। फिर उसके बाद मटेरियल बनाना है, रूफिंग मटेरियल। यहाँ पे एक पर्लिन लगानी है एंगल सेक्शन की, जिसका ये 19 हो, ये 60 हो, और यहाँ पे 16.5 के बोल्ट लगाने हैं और क्लीट एंगल लगाना है। ओके, इतनी फिगर रेडी करके आपको डिज़ाइन स्टिपुलेशन जो है वो ख़त्म करना है। ओके, तो ऐसे जो है वो डिज़ाइन ऑफ पर्लिन्स के एग्जांपल्स के साथ डील की जाती है फ्रेंड्स। तो उसके बाद एक छोटा सा स्टेप है सेक्शन क्लासिफिकेशन, वो भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेक्शन क्लासिफिकेशन से ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। ओके, तो उसमें एप्सिलॉन की वैल्यू आती है √250/FY, यानी कि 250/250 विच इज़ इक्वल टू 1। और ये सारे इक्वेशन जो है IS 800 टेबल नंबर 2 पेज नंबर 18 पे दिए हुए हैं। D/T इज इक्वल टू 90.8 इज इक्वल टू 11.25 विच इज़ लेस देन 15.7 एप्सिलॉन। अगर ये D/T का रेशियो 15.7 से कम आता है देन द सेक्शन इज सेमी कॉम्पैक्ट एंड नॉट स्लैंडर। ओके, तो इससे क्या पता चल जाता है कि आपका जो सेक्शन है वो सेमी कॉम्पैक्ट है। ओके, एंड प्रोवाइड ISA 90x60x8 mm एज अ पर्लिन। तो हमने जो सेक्शन चूज़ किया था रैंडमली 90x60x8, वो पूरे के पूरा मतलब अच्छे से बैठ जाता है अपने सोच के हिसाब से। ओके, तो इसीलिए जो है हम इसका यूज़ करेंगे पर्लिन्स बनाने में। ओके, तो 3 मीटर के लिए स्पान के लिए 90x60x8 mm का आपको पर्लिन चाहिए एंगल सेक्शन, यानी कि ISA के फील्ड में। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, और एग्जाम्पल जो है वो आपको परफॉर्म करना होगा। ओके, अगर आप अपने हिसाब से घर में करोगे तो ही आपको ये एग्जाम्पल मतलब एग्ज़ाम टाइम में लिखने आएंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।